जय हिंद दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ लेट से आने के लिए। क्या करूँ दोस्तों, शरीर ठीक नहीं रहता, हॉस्पिटल का जाना आना लगा रहता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि डेली का डेली एक वीडियो मैं डाल दूँ। पिछले स्टोरी में आपने सुना जिससे कि पड़ोसी के घर की आग अपने घर तक ना पहुँचे। उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण कराने वाले लोग अवामी लीग नामक गुट के साथ थे। इस गुट का नेतृत्व मुजीबुर रहमान कर रहे थे। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के चलते चुनाव में भारी जीत हासिल की। उनकी विजय से पाकिस्तानी शासकों के खेमे में खलबली मच गई। वे बौखला उठे और फिर शुरू हुआ युद्ध का तांडव। पाकिस्तान में हो रही विस्फोटों की आवाज़ें सीमा पार करके भारतवासियों के कानों में सुनाई पड़ने लगी। पाकिस्तानी ने तोपों का मुंह उन बंगालियों की ओर कर दिया जो बांग्लादेश के लिए लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। ये वही बंगाली थे जो भारत पाक समझौते के समय पूर्वी पाकिस्तान में कर दिए गए थे। इन्हें पाकिस्तान किसी कीमत पर लोकतंत्र का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए पाकिस्तान ने इन आवाज़ों को दबाने के लिए अपने तोपों के मुंह खोल दिए थे। बंगाली वहां से हार कर भारतीय सीमा में शरण पाने के लिए आए। वे खाली हाथ थे, उनके तन पर कपड़े नहीं थे, उनका शरीर भूख के मारे झुलसता जा रहा था। वे भारतीय ही थे जो बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान में कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी ने मानवता और पुराने रिश्तों को ध्यान में रखकर उनके साथ हमदर्दी दिखाई। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार अपनी घरेलू योजनाओं को तभी आगे बढ़ाएगी जब ये शरणार्थी अपने देश वापस लौट जाएंगे। भारत आए शरणार्थियों में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत इन बंगालियों को साथ दे रहा है, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। वह गलतफहमी के चलते बंगालियों को खदेड़ रहा था। भारत में उस समय लाखों करोड़ों बेरोजगार थे, किंतु शरणार्थियों ने आकर भारत सरकार पर एक और बोझ डाल दिया। इस पर पाकिस्तानी शासकों में खुशी का माहौल था, क्योंकि भारत के आर्थिक विकास की योजनाओं पर पानी फिर गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि बांग्लादेश में जिस तरह से खून की होली खेली जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि भारत आए शरणार्थी वहां वापस जा सके। पाकिस्तान ने इस बात का गलत अर्थ लगाया। उसने भारत पर यह आरोप मढ़ दिया कि भारत के इशारों पर बांग्लादेश के लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। भारत में आए शरणार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ पहुंच गई थी। इनके रहने और खाने का बड़ा खर्च सरकार के ऊपर आ गया था। सरकार उन्हें इज्जत के साथ सारी व्यवस्थाएं दे रही थी। शरणार्थी बहुत डरे हुए थे। वे बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद ही वहां जाना चाहते थे। उनके साथ मानवता से पेश आ रही भारत सरकार मुश्किल में पड़ गई। देश के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, फिर भी देश की जनता इंदिरा का साथ दे रही थी। इंदिरा ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र से अपील की। भारत में आए हुए शरणार्थियों की जिम्मेदारी भारत के साथ साथ विश्व के सभी देशों की है, इसलिए सभी देशों को शरणार्थियों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। इंदिरा की इस अपील पर भी विश्व के अन्य देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इंदिरा ने अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप का दौरा किया। उन्होंने उन देशों को बताया शरणार्थियों की संख्या भारत के पूर्वी हिस्से में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारत मुख बन उन्हें देखने पर विवश है। लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में भारत की अपनी सुरक्षा के लिए सख्ती से कदम उठाना पड़ सकता है। उन देशों के अलावा इंदिरा ने लंदन, वियना और पेरिस का भी दौरा किया। बाद में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभा में भाषण दिया। उनका दिया गया भाषण भारत के लिए कारगर साबित हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत का पक्ष लिया। यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले आक्रमण करता है, फिर वह मुंह के बल मैदान में गिर जाता है। सन 1971 की लड़ाई में ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया, लेकिन उसके इस हमले में कोई दम नहीं था। उस समय इंदिरा कलकत्ता में थी। उन्हें जब हमले की सूचना मिली तो फौरन दिल्ली लौट आई। दिल्ली में उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। अगले दिन उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके एक बार फिर अपनी पराजय का संकेत दे दिया है। हम उसके हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसको सबक सिखाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद इंदिरा ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह निर्णय था प्रजातांत्रिक बांग्लादेश को मान्यता दी जाए। ये तो पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई और भूटान सरकार ने बांग्लादेश को मान्यता देने की घोषणा की।
इसके विरोध में पाकिस्तान ने भूटान से अपने राजकीय संबंध तोड़ने का निश्चय किया। उस समय अमेरिका पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र देने की तैयारी में जुटा था। उसने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। लड़ाई आखिर दौर में थी। भारत ढाका की पूरी तरह सहायता कर रहा था। ढाका से लड़ते लड़ते पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे। उसके जनरल ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर स्थिति इतनी भयानक बन गई कि विश्व युद्ध की संभावना नजर आने लगी। लेकिन 14 दिनों के बाद वह लड़ाई समाप्त हुई तो उन संभावनाओं पर पानी फिर गया। अब भारत की सेना का बांग्लादेश पर पूरी तरह से कब्जा हो गया था। पाकिस्तान की बड़ी बुरी पराजय हुई थी। जेल से छूटकर आए बांग्लादेश के नेता मुजीबुर रहमान ने कहा था, इंदिरा गांधी मानव जाति की नेता है और वे मानवता की प्रतीक भी है। बांग्लादेश में जब तक वहाँ के नेता नहीं पहुँचे तब तक भारत की फौजें वहाँ से हिली तक नहीं। अब बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। भारत में आए शरणार्थी अब धीरे धीरे अपने स्वतंत्र देश की ओर पलायन करने लगे थे। विश्व के लिए देश भारत की सैन्य शक्ति को सबसे मजबूत बता रही थी। इससे इंदिरा को की लोकप्रियता और ऊंचाई पर पहुंच गई थी। इंदिरा के अदम्य साहस ने ही बांग्लादेश के स्वतंत्र कराया था। इस महान कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब भारत एशिया के राष्ट्रों में अपना विशेष स्थान बना चुका था। उधर बांग्लादेश के सभी नेता अपने देश में सरकार बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही भारतीय सेनाएं अपने देश की सीमा की ओर पलायन करने लगी थी। उन दिनों पाकिस्तान में श्री भुट्टो का नया राष्ट्रपति बनाया गया था। इंदिरा ने उन्हें भारत बुलाकर जो समझौता किया उसे शिमला समझौता के नाम से जाना गया। सन 1976 के चुनाव में इंदिरा की पराजय। इंदिरा ने चुनाव के समय देश की जनता से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने देश की आर्थिक प्रगति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में इंदिरा ने देश में हरित क्रांति लाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने चाहा, पर उनकी वह योजना सुचारू रूप से नहीं चल सकी। देश की आर्थिक स्थिति और खराब होती गई क्योंकि देश में अकाल और बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के चलते किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। इस स्थिति को देखकर राष्ट्र विरोधी तत्वों ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। इंदिरा ने उनसे अपील की कि वे सरकार को उचित सुझाव दे, पर इंदिरा की अपील पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन दिनों श्री जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति में वापस आ गए थे। श्री जयप्रकाश का प्रमुख उद्देश्य इंदिरा सरकार को गिराना था। वे सभी विरोधी दल के केंद्र बिंदु बन गए थे। उनका मकसद था कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे या ना सुधरे, पर इंदिरा को सत्ता में नहीं रहने देना है। उनका मानना था कि सन 1976 के होने वाले चुनाव की पहली ही इंदिरा की सत्ता से हटा देना है, नहीं तो वे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाकर अपने पक्ष को मजबूत कर लेगी। फिर ऐसे में उसकी सरकार को गिराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंदिरा को सत्ता से हटा दिया जाए। जयप्रकाश ने विचार के बाद दिल्ली में अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया। उनके संगठन का नाम सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी था। वे अपनी पार्टी के उद्देश्य को महान बताते थे, लेकिन उनकी पार्टी के उद्देश्य महान नहीं थे। उन्होंने गुजरात के छात्रों को हिंसा के लिए उत्तेजित किया। उन्होंने गुजरात में चुने गए विधानसभा के सदस्यों को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। जयप्रकाश के भाषणों से यह लग रहा था कि वे सरकारी कर्मचारी की निष्ठा को भंग करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इन पार्टियों से सहयोग भी मांगा। उन पार्टियों के सिद्धांतों की कोई भी परवाह नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य इंदिरा को सत्ता से हटाना था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंदिरा जी का स्टोरी लेकर के। जय हिंद दोस्तों।